जी, नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो आज की जो क्लास हमारी होने वाली है वो ओबीजी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। आप सब बने रहिएगा मेरे साथ। तो जो आज की क्लास हमारी है बच्चों, वो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के रिगार्डिंग है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं और जो बेसिक क्वेश्चन्स होते हैं, उनके बारे में एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन्स हैं, काफ़ी सारे। तो सभी को बने रहना है और एक-एक करके सबका आंसर देना है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो वेट करना है समझाने का। समझने का वेट करना है और फिर उसका आंसर करना है। आगे बात समझ में? तो चलिए पहला क्वेश्चन के बारे में डील करते हैं, क्या कहता है? नर्स इज़ टेकिंग केयर नर्स एक टेक कर रही है, टेकिंग केयर है ऑफ द एक प्रेग्नेंट लेडी की, ठीक है भैया, कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसकी क्या कर रही है? केयर कर रही है एक नर्स, ठीक है। इज़ बीइंग आस्क्ड अबाउट द व्हेन टू स्टार्ट द ब्रेस्ट फीडिंग। कि व्हेन कि वो पूछ रही है कि कब मुझे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। आगे बात समझ में कि एक प्रेग्नेंट लेडी है और एक नर्स को अलॉट हुई है, एक नर्सिंग ऑफिसर को क्या हुई है, एक प्रेग्नेंट लेडी अलॉट हुई है। वो है ना? उसके बाद हमें क्या करना है कि व्हेन शुड द हर एप्रोप्रिएट रिप्लाई, कि उसका रिप्लाई क्या होगा ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। एक प्रेग्नेंट महिला है जो अपने नर्स से या नर्सिंग ऑफिसर से पूछ रही है कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी है, जब मेरा बच्चा डिलीवर हो जाएगा। बच्चा डिलीवर होने के कितने देर बाद मुझे या कितने टाइम बाद मुझे क्या करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। तो आपको क्या आंसर आपका होगा कि आपको विद इन 4 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, कि डिलीवरी के 4 घंटे के बाद आपको चालू कर देनी है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना, या फिर हम कह सकते हैं कि 6 आवर्स के बाद आपको कर देनी है, या फिर आपको करनी है हाफ एन आधे घंटे के बाद आपको कर देनी है, या 8 आवर्स के बाद आपको कर देनी है। बताएँगे फटाफट। इसका आंसर बहुत ईज़ी है, सभी को आना चाहिए। अगर आप ऐसे-ऐसे ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चंस को गलत करते हो तो आप एग्ज़ाम में बहुत लोगों से पीछे छूट जाते हो। कभी भी ईज़ी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है बच्चों। टफ़ जो होता है वो टफ़ सबके लिए होता है। अपडेट जो होता है वो अपडेट सबके लिए होता है। लेकिन जो ईज़ी क्वेश्चंस हैं, जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं, जो हमारे बेसिक लाइफ़ के क्वेश्चंस हैं, उनको आपको गलत नहीं करना है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है फटाफट से बताएँगे कि एक नर्सिंग ऑफिसर है, एक प्रेग्नेंट लेडी को क्या कर रहा है? देखभाल कर रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, वो जो पेशेंट है वो आपसे पूछ रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग हमें कब स्टार्ट करनी है आफ्टर डिलीवरी। तो आपका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा ना प्यारे बच्चों, वो क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर ब्रेस्ट फीडिंग की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो सबसे पहली मैं आपसे बात करूँ, जो पहला मिल्क होता है ना, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, जो एक प्रेग्नेंट लेडी का या फिर हम कह सकते हैं एक महिला का जो पहला मिल्क होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? कोलोस्ट्रम के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? अब इसको कोलोस्ट्रम क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है? इम्यूनिटीज़ पाई जाती हैं, इम्यून फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? इसके अंदर विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या बोला हमने? कंबाइंड चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? कोलेस्ट्रम बोल देते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग की बात करने आया हूँ, तो ब्रेस्ट फीडिंग की बात हमने करनी है। देखो, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको क्या आंसर करना है? अगर आपका सिज़ेरियन सेक्शन हुआ है, सिज़ेरियन सेक्शन का मतलब समझते हो कि ऑपरेशन होके बच्चा हुआ है, कि आपका जो महिला है उसका पेट चीरा गया है और पेट चीर के उसको क्या निकाला गया है? बच्चे को बाहर निकाला गया है, उसको कहते हैं सिज़ेरियन सेक्शन। आगे बात समझ में? तो नॉर्मल डिलीवरी अगर होती है तो आपको क्या कर देना है बच्चों? क्या बेस्ट आंसर आपका होने वाला है? तो आपको बोलना है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल। क्या होने वाला है कि एज सून एज पॉसिबल आपको जल्दी से जल्दी क्या कर देना है, जैसे ही आप होश में आते हो वैसे ही आपको ब्रेस्ट फीड स्टार्ट करवा देनी है। अगर आपको ये आंसर नहीं देखने को मिलता है तो कम से कम 30 मिनट के बाद तो आपको करवा ही देनी है, आधे घंटे के बाद आपको करवा ही देनी है, उससे ज़्यादा वेट नहीं करना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? दो कंडीशंस होती हैं, दो तरीके से बच्चा बाहर निकल सकता है, एक तो नॉर्मल डिलीवरी के साथ निकल सकता है और एक होता है सिजेरियन सेक्शन के साथ निकलता है, ऑपरेशन के साथ निकलता है। तो आप अगर आपको क्या देखने को मिलता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चा बाहर निकलने देखने को मिलता है, अगर बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपको क्या करना है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल
आपको बोलना है अप्रोप्रिएट आंसर, या फिर आप कह सकते हो कि 30 मिनट्स के बाद आपको स्टार्ट कर देनी है। और सिजेरियन सेक्शन होता है प्यारे बच्चों, तो आपको कम से कम 2 आवर्स का वेट करना होता है। उसको बोलना है क्योंकि जो प्रेग्नेंट महिला है उसको एनेस्थीसिया दिया होता है। उसका उसको क्या दिया होता है बच्चों? एनेस्थीसिया दिया हुआ होता है। उसके कारण से वो क्या करती है, 2 घंटे ले लेती है होश में आने के लिए। आगे बात समझ में? तो उसको होश में आने का इतना वक़्त तो चाहिए होता है कि बच्चा डिलीवर हो गया, उसके बाद होश में भी तो आना है, उसको एनेस्थीसिया से बाहर निकलना है। तो वही कंडीशन की वजह से यहाँ पे डिले हो जाता है। बाकी यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो 30 मिनट का टाइम जो होता है वो सफिशिएंट होता है। इसीलिए मैंने आपको दोनों क्राइटेरियाज़ बताए हैं। तो दोनों क्राइटेरियाज़ में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है, कैसा भी क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ इसको गलत ना करें। चलिए, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं एक बार, कि एक नर्स टेक केयर कर रही है कि स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग, तो आपका क्या अप्रोप्रिएट आंसर होगा? तो मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है किसी भी चीज़ का, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी ही क्या करना है? कंडक्ट करना है। अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ को नॉर्मल डिलीवरी को ना बताया गया है, ना ही आपको क्या बताया गया है? सिज़ेरियन सेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आपको क्या कंडक्ट करना है प्यारे बच्चों, कि नॉर्मल डिलीवरी की बात की जा रही है, और नॉर्मल डिलीवरी के बारे में हमने 4 घंटे के बारे में नहीं पढ़ा, हमने 6 घंटे के बारे में नहीं पढ़ा, हमने 8 घंटे के बारे में नहीं पढ़ा। हमने जो पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है प्यारे बच्चों? या तो एज़ सून एज़ पॉसिबल, या फिर हाफ एन आवर आफ्टर डिलीवरी, कि आधे घंटे के बाद हमें क्या कर देनी है? हमारी ब्रेस्ट फीड स्टार्ट कर देनी है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ। ए पॉजिटिव अर्ली डायग्नोसिस, ध्यान से समझना, एक तो पॉजिटिव आएगा और एक अर्ली डायग्नोसिस है। एक अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द प्रेगनेंसी इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस से अर्ली डायग्नोसिस पॉजिटिव आएगा? ऐसा कौन सा डायग्नोसिस है जिसको आप अर्ली मेंशन कर सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं जो जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिल सकता है प्रेगनेंसी के अंदर? क्या क्विकनिंग देखने को मिलती है क्या? कि भैया क्विकनिंग तो हमें 16 से 18 वीक पे देखने को मिलती है प्यारे बच्चों। क्या पता है आपको क्विकनिंग किसे कहते हैं? चलो, नहीं पता तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सर चैडविक साइन क्या होता है? सर चैडविक साइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा चैडविक साइन क्या होता है। लेकिन चैडविक साइन तो 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पे देखने को मिलता है। कि सर ये भी अर्ली नहीं हुआ? कि सर फीटल हार्ट रेट की बात करूं तो फीटल हार्ट रेट आपको हम कह सकते हैं कि अगर आप यूएसजी की गाइडेंस से देखते हो तो आपको लगभग 5 वीक पे आपको देखने को मिल सकती है। नहीं, बाकी अगर हमें स्टेथोस्कोप से सुनना है तो हमें 18 वीक्स का वेट करना होता है। आगे बात समझ में? कि सर बचा कौन सा आंसर, कि सर एचसीजी हार्मोन जो होता है वो अर्ली डिटेक्शन होता है, क्योंकि यही साइन होता है किसके लिए? कि पॉजिटिव के लिए, कि हमारी जो यूपीटी किट होती है। बच्चों, एक बात का हमेशा याद रखना, कि जो एचसीजी हार्मोन होता है वो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप नॉन प्रेगनेंसी में अगर टेस्ट करते हो, अगर कोई महिला नॉन प्रेगनेंसी में टेस्ट करती है एचसीजी का, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा? तो वहां पे नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा हमेशा। अगर आपको ये पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब यही समझ लेना है, क्या है? कि महिला जो है वो प्रेग्नेंट है। कि महिला जो है बच्चों वो प्रेग्नेंट है, ये गांठ मार लेना अपने उसमें। कि कभी भी अगर आपको कोई एचसीजी का क्वेश्चन पूछा जाता है, एचसीजी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। तो ये जो होता है वो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर नहीं मिलता है, ये सिर्फ जो मिलेगा वो आपको प्रेगनेंसी के अंदर ही देखने को मिलता है। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई है? तो अर्ली जो पॉजिटिव साइन होता है, सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं वो कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चों? यूपीटी करते हैं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। और उसमें किस चीज का लेवल हम देखते हैं? कि यूरिन की एक बूंद डालते हैं, ऐसी कोई क्या होती है, किट होती है जिसके अंदर यूरिन की एक बूंद डालते हैं यहाँ पे, और वहां पे 2 लाइन आपको देखने को मिल जाती है। अगर 2 लाइन देखने को मिलती हैं, इसका मतलब हमारी यूपीटी जो है, हमारा जो प्रेगनेंसी का टेस्ट है वो पॉजिटिव है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहला कौन-सा देखने को मिलेगा? सबसे पहला कौन-सा देखने को मिलेगा? कि भैया हमें सी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। जिस जिस भी बच्चे का सी आंसर है बच्चों वो करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे कुछ आपसे एक अंदर की बातें करना चाहता हूँ, कि सर अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ, चलिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, समझना ध्यान से, कि ये हमारा एक साइकिल है। अगर मैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करता हूँ तो 28 डेज़ की हमने साइकिल यहाँ पे रखी है। 28 डेज़ ये 0 डे है, और ये 14 डे है। 14 डे फर्टिलाइज़ेशन का डे है। कितना दिन है? फर्टिलाइज़ेशन का ये डे है। अगर मैं आपसे यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करता हूँ तो फर्टिलाइज़ेशन अगर यहाँ पे होता है, अगर यहाँ पे स्पर्म जो है वो मीट करता है किससे? ओवम से, तो फर्टिलाइज़ेशन होता है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइज़ेशन हो जाता है बच्चों, तो यहाँ पे 14, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद
फर्टिलाइजेशन के 8 दिन बाद, ध्यान से सुनना, आपको ब्लड में देखने को मिलता है। इसका मतलब 22 डेज आफ्टर, या फिर हम कह सकते हैं 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और ये कौन सा डे हो गया? ये 14 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे तो आप अगर चेक करवाओगे अपने ब्लड को तो आपको एचसीजी हार्मोन देखने को मिल सकता है। और यूरिन में कितने दिन के बाद आता है? 14 दिन के बाद आता है। तो आप जब भी क्या करते हो, जनरली हम इस टेस्ट को नहीं करवाते हैं क्योंकि अनअवेयर लोग होते हैं, क्योंकि ये हम वेट करते हैं हमारा पीरियड्स आ जाए, हम वेट करते हैं कि किसी फीमेल के जो है वो पीरियड्स आ जाए। तो हम क्या करते हैं, अगर पीरियड मिस होते हैं तभी हम वो टेस्ट करते हैं, उससे पहले हम नहीं करते हैं ना। तो आपको दोनों ही बातें याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले एचसीजी हार्मोन कहाँ देखने को मिलता है, ब्लड में या यूरिन में, तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ब्लड में देखने को मिलता है। उसके बाद कब मिलता है? यूरिन के अंदर आता है। आगे मेरी बात समझ में? अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको जो ब्लड के अंदर है वो कब देखने को मिलता है, तो आपको बताना है 8 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन के बाद देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये कौन सा पीरियड होने वाला है बच्चों, की ये तो मिस्ड होने वाला पीरियड है, कि ये तो पीरियड नहीं आएगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो ये मिस होने वाला पीरियड है। तो मैं कह सकता हूं कि 5 to 6 डे बिफोर, 5 to 6 डे बिफोर मिस्ड पीरियड, क्या ये भी मैं कह सकता हूं कि 5 to 6 डे बिफोर मिस्ड पीरियड ब्लड में आपको एससीजी हार्मोन देखने को मिल सकता है? क्या मैं कह सकता हूं? कि सर बिल्कुल कह सकते हैं। दोनों की डेफिनेशन की बात एक ही है। समझ में आ गया बच्चों? कुछ नहीं है इसके अंदर, ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। सिंपल सिंपल सी भाषा में मैंने आपको बताया है कि ये हमारा 0 डे होता है, ये हमारा 14 डे होता है, ये फर्टिलाइजेशन वाला डे होता है। कि यहाँ पे ओवम को क्या होना है? फर्टिलाइज होना है। ओवम को क्या होना है बच्चों? फर्टिलाइज होना है। और फर्टिलाइजेशन के 22वें दिन पे हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका पीरियड का 22वां दिन है, या फिर हम कह सकते हैं कि मिस होने वाले पीरियड से 5 से 6 दिन पहले, और या फिर हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के डे 8 पे, डे 8 के 8 दिन के बाद फर्टिलाइजेशन के कहाँ देखने को मिलता है? ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। और आपसे पूछें एट द मिस्ड पीरियड, अब इसको कह सकते हैं या तो मिस्ड पीरियड पे देखने को मिलता है, या फिर 14 to 15 डे आपको कहाँ देखने को मिलता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन यूरिन के अंदर देखने को मिल जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? कॉन्सेप्ट जो है बच्चों वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो डेफिनेट आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकोगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रटे रटाई क्वेश्चंस पे बिल्कुल भी वो मत करना कि भाई मैं क्वेश्चन रट के चला जाता हूँ और क्वेश्चन का आंसर को ठीक कर दूंगा। ठीक है? रटना नहीं है, किसी भी चीज को समझना है। अगर आप समझोगे तो बेटर आंसर कर पाओगे हर चीज का। आगे बात सुन में चलिए। जैसे चैडविक साइन क्या होता है? चैडविक साइन का दूसरा नाम भी होता है जैक मीमर साइन। क्या होता है? जैक मीमर साइन। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो हम कह सकते हैं ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वजाइना एंड सर्विक्स, कि सर्विक्स और वजाइना का क्या हो जाता है? ब्लूइश कलर का डिस्कलरेशन आपको देखने को मिलता है। उस साइन को कहते हैं चैडविक साइन। और चैडविक साइन जो होता है लगभग 8 वीक पे आपको देखने को मिलता है। और आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? जैक मीमर साइन, जैक मीमर साइन। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? समझ में आ गई है? चलिए, अगर मैं फीटल हार्ट रेट की बात करता हूं आपसे प्यारे बच्चों, तो फीटल हार्ट रेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो फीटल जो हार्ट रेट होती है वो 10th वीक पे तो आपको कहाँ देखने को मिलती है? बाय द यूएसजी, या फिर हम कह सकते हैं डॉपलर के साथ, बाय बाय डॉपलर। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि फीटल जो हार्ट रेट होती है प्यारे बच्चों वो कब देखने को अर्लीस्ट देखने को मिल सकती है? तो बाय द फीटल। अगर 10 वीक की बात करें तो बाय द फीटल। अगर 5 वीक की आपसे बात करता है तो यूएसजी गाइडेंस के साथ। यूएसजी गाइडेंस, अगर आप यूएसजी में देखोगे तो आपको बीट नजर आती हैं। अगर आपको दूसरी बात करनी है कि सर 18 वीक्स पे या 20 वीक्स पे, 18 to 20 वीक्स पे आपको देखने को सुनने को मिलनी है, तो कब कैसे देखने को मिलेगी? किसके द्वारा? अगर आपको स्टेथोस्कोप से, अगर आपको स्टेथोस्कोप से सुनना है, या फिर हम कह सकते हैं कि फीटोस्कोप से सुनना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको फीटोस्कोप का यूज करना है, या फिर हम कह सकते हैं स्टेथोस्कोप से सुनना है, तो आपको 18 to 20 वीक वेट करना पड़ेगा। ये तीनों बातें मैंने आपको बताई हैं। ये जो चीज है वो बेटा अपडेट चीज है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात समझ में?
कि सर क्विकनिंग के बारे में बता दीजिए, क्विकनिंग क्या होती है? क्विकनिंग का मतलब क्या होता है? बच्चे का लात मारना, बच्चे का घूमना। कुछ जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चा लात मार रहा है, कोई प्रेग्नेंट लेडी को फ़ील होती हैं वो चीज़ें, तो वो कब फ़ील होती हैं? 2 कंडीशंस होती हैं, 2 तरह की महिलाएँ होती हैं। कौन-कौन सी महिलाएँ होती हैं? सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ, एक तो होती है मल्टी पैरा और एक होती है प्राइमी। एक होती है प्राइमी और एक होती है मल्टी पैरा, या फिर हम मल्टी कह सकते हैं। मल्टी का मतलब होता है जिसने 2 या 2 से अधिक बच्चों को जन्म दे दिया है, उसको तो क्या होता है बच्चों, एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस होने की वजह से उसको जल्दी देखने को मिलती है क्विकनिंग। तो हम कह सकते हैं कि 16 वीक पे ही उसको देखने को मिल जाती है। अब प्राइमी जो होती है वो थोड़ी नासिक होती है, नौसिखिया होती है हम कह सकते हैं, तो उसको लेट पता लगता है। उसको लेट पता इन द सेंस कि उसको फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उसको जो समझ में है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो एकदम फ़ील होता है, वो उसको लेट समझ में आता है। तो कितना लेट समझ में आता है बच्चों? तो आपको बताना है कि सर 2 वीक के बाद ही समझ में आ जाता है कि 18 वीक पे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है प्यारे बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि व्हिच इम्यूनिटी प्रेजेंट इन द ह्यूमन मिल्क, कि भैया ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन-सी इम्यूनिटी जो है वो बेस्ट होती है या कौन-सी इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है? अगर मैं आपसे कहूँ 2 तरह की इम्यूनिटीज़ होती है बच्चों, आपको अभी आंसर इसका कर पाओगे। देखो, एक्टिव होती है और एक होती है पैसिव। एक तो होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे यहाँ पे एक्टिव की बात करूँ तो एक्टिव का मतलब होता है कि कोई इन्फेक्शन आपके अंदर हुआ। कैसा हुआ बच्चों? कैसा हुआ कि आपके अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन होके आपके अंदर ही क्या हो गई, वो एंटीबॉडी डेवलप हो गई उसके खिलाफ। कोई इन्फेक्शन हुआ और इन्फेक्शन से क्या हुई कि एंटीबॉडी आपकी बॉडी ने क्या कर ली? डेवलप कर ली, तो उसको बोल दिया आपने एक्टिव। सर कौन सी एक्टिव? नेचुरल एक्टिव। कि भैया नेचर के साथ मतलब कि आपने किसी भी चीज का यूज नहीं किया है, आपने किसी भी बाहर की एंटीबॉडीज नहीं ली है। ठीक है, एक तो होती है नेचुरल एक्टिव, एक होती है बच्चों नेचुरल सॉरी आर्टिफिशियल एक्टिव। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एक्टिव का मतलब समझते हो? आर्टिफिशियल एक्टिव का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंसानों ने बनाई हुई है। आर्टिफिशियल का मतलब है कि इंसानों ने वो बनाई हुई है किसी बैक्टीरिया को मार के, और उसके जैसे कि हम बात करेंगे वैक्सीन्स की बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं, जो लाइव वैक्सीन्स होती हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, जिंदे कीड़े होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो वैक्सीन्स होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? वो किसके अंदर आती हैं? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर आ जाती हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि किसी से आपको मिल रही है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बनी-बनाई मिल जाती है, उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। अगर वो नेचुरल तरीके से बनती हैं, अगर किसी की बॉडी के अंदर नेचुरल तरीके से बनाई गई हैं और आपको क्या करें, डिलीवर कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। अगर किसी के अंदर आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई हैं, या फिर हम कह सकते हैं बाहर आपने बनाई हुई हैं, तो उनको कहते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? चलिए, अब आपको यहाँ पे आंसर करना है, सोच समझ के आंसर करना है। सबसे पहली बात, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा 1 मिनट के अंदर। देखो कि व्हिच इम्यूनिटी रिप्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क, भैया जो ब्रेस्ट फीड होता है, यहाँ पे ब्रेस्ट फीड की बात कर रहा है ये जो क्वेश्चन है वो ब्रेस्ट फीड की बात कर रहा है, या हम कह सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कभी भी आर्टिफिशियल नहीं होती है। एक बात ध्यान रख लेना, कभी भी आर्टिफिशियल नहीं होती है, वो तो नेचर से बनती है, वो तो ऑटोमेटिक ही बनती है। जो हमारी प्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं? प्रोडक्शन करने का काम करती हैं, करती है या नहीं करती हैं? ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज करवाने का काम करता है ब्रेस्ट मिल्क को। पता है या नहीं पता सभी को? चलिए, अगर पता है तो चलिए आंसर करेंगे फटाफट से। देखो, आर्टिफिशियल की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल का मतलब जो मानव मेड है, जो इंसानों ने बनाई है, तो इंसानों ने यहाँ पे दूध को नहीं बनाया है, मिल्क को नहीं, मदर की मिल्क को नहीं बनाया है, भगवान ने बनाया है, तो इसका मतलब नेचुरल होने वाली है। तो सबसे पहले तो हमारी जो आर्टिफिशियल वाली हैं इनको क्रॉस करते हैं कि भैया हमारे 2 ऑप्शन क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए हैं, हमारे पास 2 ही बचे हैं कि सर इनमें ही हमारे सबसे ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो आपको कभी भी ध्यान रखना है इस चीज़ का कि देखो, एक्टिव नेचुरल का मतलब क्या होता है कि आपको एक्टिव तरीके से दी गई हैं, आपको बनी-बनाई एंटीबॉडीज़ दी गई हैं, आपको एंटीबॉडीज़ दी गई हैं। तो इसका मतलब समझ लेना कि यहाँ पे एंटीबॉडीज जो है वो बनी बनाई नहीं होती हैं, किसी ने आपको दी है। एक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया था, खुद की बॉडी में पनपना।
खुद की ही बॉडी में डेवलप होना किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से किसी खुद की ही बॉडी में डेवलप हो जाना एंटीबॉडीज का, उसको कहते हैं एक्टिव। आगे बात समझ में, एक्टिव नेचुरल का मतलब समझ गए। तो एक्टिव नेचुरल तो सर बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। तो हमने बात करी कि सर पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, कि पैसिव पैसिव का मतलब किसी से दूसरे से ले रहे हैं और वो नेचुरल तरीके से बनी है। वो किसी ने, मानव ने नहीं बनाई है, वो कैसे बनी है, भगवान ने बनाई है, नेचुरल तरीके से बनी हुई है। तो उसको कहते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है प्यारे बच्चों? अगर नहीं पहुंची है, आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज एक बार रिपीट करके देखेंगे, बैक करके देखेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों बात? क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? एक्टिव का मतलब आपको ये समझना है बच्चों की खुद की बॉडी में बनी हुई है। खुद की बॉडी में बनी हुई है, उसका मतलब एक्टिव नेचुरल हो गई है। अगर आपने बाहर से ली है, दूसरे की बॉडी से आपने ली है, तो वो क्या हो गई है? आर्टिफिशियल एक्टिव हो गई है। आगे बात समझ में? अगर पैसिव नेचुरल की बात करता हूं, तो आपने किसी से बनी बनाई ले ली है और नेचुरल तरीके से बनी है उसकी बॉडी में। और अगर किसी ने, क्या है कि हमने किसी ग्रोथ में अगर बनाई है या फिर मानव मेड है, जो इंसानों ने बनाई है, तो उसकी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? आर्टिफिशियल पैसिव हो जाती है। क्या बात समझ में आ गई है? क्लियर कट? चलिए, अगर अभी तक कोई समझ में नहीं आया, तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए हुए हैं, वहां से आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और वहां से कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर, व्हाट इज द प्रायोरिटी असेसमेंट ऑफ द फॉर द नर्स? नर्स के लिए प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होगा? देखो, सिंपल सी बात है, आपको किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस सिचुएशन में ढलना होगा। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उस सिचुएशन में ढलना होगा, और उस सिचुएशन में जब आप ढलते हो, तो उस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर निकल के आता है। मैं आपको बताता हूँ, उस सिचुएशन के अंदर लेके चलता हूँ। देखो कि सर इसके अंदर तो हमारा क्या है? फीटस है। कि भैया इसके अंदर जो है हमारा फीटस है, और ये हमारा प्लेसेंटा है, और ये हमारी जो है कोड निकल के आ रही है। आगे बात समझ में, ये बात समझ में आ रही है कि ये तो सर प्लेसेंटा आपने बता दिया, और ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, और ये हमारी फीटस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर सपोज दैट, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर द मेम्ब्रेन रप्चर, अगर मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो प्रायोरिटी असेसमेंट क्या होता है? अगर सपोज दैट कोई मेम्ब्रेन है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फीटल मेम्ब्रेन है, फीटस की मेम्ब्रेन है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो यूटेराइन जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर होती है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सपोज दैट कि ये जो रप्चर हो गई, सपोज दैट यहाँ से मैं आपको मिटा के दिखाता हूँ इसको, कि ये रप्चर हो गई। अब रप्चर होगी तो क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? बाहर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? दूसरे दूसरे बनाता हूँ, देखो। अगर ये रप्चर होती है, तो आपको जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है वो कहाँ देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों? वो आपको बाहर की तरफ देखने को मिलेगा। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मिलेगी या नहीं मिलेगी? ऐसा कुछ नजरिया आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर नीचे से कोई चीज हटती है, तो वो नीचे धसती है ग्रेविटी के हिसाब से, धसेगी या नहीं धसेगी? और इस धसने पे क्या होगा? हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है, उस सतह से जाके क्या हो जाएंगी? अड़ जाएगी, और अड़ने पे क्या हो जाएगा? प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि बच्चे का वेट है, प्लेसेंटा का वेट है, एमनियोटिक फ्लूइड का वेट है, तो उसके ऊपर पड़ने पे वो क्या हो जाती हैं? कंप्रेस हो जाती हैं। वो कैसी हो जाती हैं बच्चों? अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं। होगी या नहीं होगी? अगर वो कंप्रेस हो जाती हैं, तो इनसे क्या सप्लाई हो रहा था बच्चों? इनसे ब्लड सप्लाई हो रहा था, इनसे ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था। किसको? कि भैया फीटस को। कि भैया हमारे बच्चे को क्या हो रहा था? इनसे ब्लड सप्लाई हो रहा था, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था। अगर इनसे सप्लाई जो है वो बंद हो गई, किसकी वजह से? कंप्रेस होने की वजह से। अगर बच्चे के अंदर ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है? कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बंद हो जाती है, तो फीटस के अंदर क्या देखने को मिलती हैं? फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन देखने को मिल जाती हैं। डिस्ट्रेस का मतलब होता है उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। अगर ऐसा होता है, तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है। वो जल्दी जल्दी सांसें लेगा, जल्दी जल्दी सांसें लेने की कोशिश करेगा। किसी भी बंदे को, नॉर्मल नॉर्मल बात करते हैं, अगर किसी भी अडल्ट को, बच्चे को, कहीं पे भी अगर कोई समस्या होती है सांस लेने के अंदर, तो वो क्या करता है? जल्दी जल्दी सांसें लेता है। उसकी जो बॉडी है वो कैसी हो जाती है? टैकेटने हो जाती है बॉडी, और उसकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाती है। हार्ट रेट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि बॉडी को डिमांड ज्यादा है, और डिमांड होने के कारण वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी पंप की करने की कोशिश करेगा। तो उसके अंदर ट्रैकीकार्डिया आपको देखने को मिलता है। अगर आपने, तो सबसे पहला आपका काम होता है कि फीटल की हार्ट रेट को
चेक करना, आपकी फीटल की हार्ट रेट को चेक करना। ना ही आप ये नहीं करोगे कि बच्चे की फीटल की मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो गई है, आप पेल्विक एग्जामिनेशन कर रहे हो। प्रेजेंटेशन देख रहे हो भैया कि प्रेजेंटेशन के अंदर कौन-सा प्रेजेंटेशन है। अगली बात समझ कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है या नॉर्मल प्रेजेंटेशन है उसके बारे में आप देख रहे हो, उसके बारे में जानने से कुछ नहीं होगा। क्या उसका ब्लड प्रेशर देखोगे, ब्लड प्रेशर भी आप देख सकते हो, लेकिन इनिशियली आपको क्या देखना होता है बच्चों, इनिशियली आपको क्या देखना होता है, फीटल की हार्ट रेट देखनी होती है। बच्चे की प्रायोरिटी पे हमेशा रखा जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। बच्चे को हमेशा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, तो फीटस की हार्ट रेट देखनी है। अगर ये फीटस की हार्ट रेट अगर आपको नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलती है, इसका मतलब टैकीकार्डिया पेशेंट को अगर देखने को मिलता है, तो आपको तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है और तुरंत एक्शन हमें क्या लेनी है, कंडक्ट डिलीवरी करवानी है। तुरंत के तुरंत डिलीवरी करवा देनी है। आपको कतई भी वेट नहीं करना है, तो नो वेट। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या आपको मेरी क्लियर कट बात समझ में आ गई है? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? अगर आपको इस फ़ॉर्मूले को लिखना है, तो मैं आपको लिखा देता हूँ ये क्लियर कट उसमें, ठीक है? चलो लिख लेते हैं इसको भी, अगर आपको लिखना है तो। बाकी मैंने आपको समझा दिया है प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि इफ फीटल मेम्ब्रेन ऐसे लिखेंगे, इफ फीट मैंने लिखा है वो आई थिंक ये मेरे आप नोट्स जाके पढ़ोगे, ओबीजी की क्लासेस जाके लोगे तो आपको बिल्कुल भी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है? इफ फीटल मेम्ब्रेन रप्चर, अगर फीटल की जो मेम्ब्रेन है बच्चों वो रप्चर होती है, तो रप्चर होंगी तो क्या होगी? फीटल डिसेंट क्या होगा? डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड होने की वजह से क्या होगा? फीटल या फिर हम कह सकते हैं अम्लाइकल कॉर्ड्स, अम्लाइकल कॉर्ड जो है वो आपको कंप्रेस देखने को मिलती हैं और कंप्रेस जब होती हैं तो ब्लड सप्लाई अल्टर होती है, ब्लड सप्लाई इज कॉम्प्रोमाइज्ड। और जब ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है प्यारे बच्चों तो क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई कॉम्प्रोमाइज्ड और उससे क्या होगा कि भैया ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। और जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो क्या देखने को मिलता है? ट्रैकीकार्डिया और टैकिपनिया देखने को मिलता है, ठीक है? अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है तो ऑलवेज आपने अगर हार्ट रेट चेक करी, ऐसे लिखेंगे मैं बता आपको, इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो ऑलवेज चेक फीटल हार्ट साउंड। अगर आपको फीटल हार्ट रेट आपने देख ली, फीटल हार्ट रेट देखी और आपको क्या देखने को मिला? ट्रैकीकार्डिया या फिर हम कह सकते हैं टैकिपनिया, ठीक है? टैकिपनिया आपको देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है? नॉट वेट, आपको वेट नहीं करना है तो आपको क्या करना है? डू या कंडक्ट डिलीवरी। ये प्रोसेस है पूरी बच्चों, इसको लिख लेना अच्छे से। आपको कैसे-कैसे क्या करना है समझ में आ जाएगा। आगे बात समझ में चलिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द पर्पस ऑफ यूजिंग द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को हम पायोटिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है द पर्पस ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग लेबर एंड डिलीवरी इज टू। यहाँ पे सिंपल सिंपल सी भाषा में पूछा गया है कि इसका पर्पस क्या होता है जब भी हम ऑक्सीटोसिन देते हैं किसी पेशेंट को या फिर हम जो नेचुरली वहां से रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है पहले तो मुझे बताएंगे कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो रिलीज कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? तो भैया आपको जवाब देना है कि भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात समझ में कि कहाँ से रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है? यहाँ पे काम पूछा गया है,
अगर मैं इसकी काम की बात करूं तो इसका काम क्या होता है, पर्पस क्या होता है, जल्दी बताएंगे? कॉन्ट्रैक्शंस का करवाना, कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। कॉज क्या करवाएगा? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कॉज करवाता है। और क्या करवाएगा? हमारे और जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं बच्चों, तो क्या देखने को मिलती है? डिलीवरी आपको देखने को मिलती है, पेन आपको देखने को मिलेगा। जब पेन होता है, सीवियर पेन देखने को मिलता है, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि भैया क्या हो गया है, अब डिलीवरी होने वाली है। और क्या करवाता है ये? ब्रेस्ट मिल्क रिलीज करवाने की कोशिश करता है। क्या करता है? ब्रेस्ट मिल्क रिलीज करवाता है। और ब्रेस्ट मिल्क को सिंथेसिस कौन करता है? बट यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, बट सिंथेसिस बाय ब्रेस्ट मिल्क, बट ब्रेस्ट मिल्क सिंथेसिस बाय प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, समझ में आ रही है आप सभी को बात? मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई हैं प्यारे बच्चों। तो इन तीनों चारों क्वेश्चंस को आप लिख लेना कहीं पे भी, कि मैंने आपको बताया कि सर ऑक्सीटोसिन का रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ध्यान रखना इस चीज का। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्शंस को पैदा करना। और जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो आपको पेन देखने को मिलता है, और सीवियर पेन होता है। और सीवियर जब पेन होता है बच्चों, तो वो डिलीवरी का साइन होता है, या फिर हम कह सकते हैं ट्रू लेबर पेन्स होते हैं। आगे बात समझ में? और ये क्या काम करता है? ब्रेस्ट मिल्क को रिलीज करवाने का काम करता है। लेकिन सिंथेसिस कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। या फिर हम कह सकते हैं प्रोडक्शन कौन करता है? तो प्रोडक्टिन हार्मोन होता है। तो P4 प्रोडक्शन होता है और P4 प्रोलैक्टिन होता है। ये बस इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है? किसी भी चीज को ट्रिक बना के याद करोगे, जल्दी चीजें याद हो जाएंगी और मस्त मजा आएगा पढ़ने में, ठीक? अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर यूजिंग द ऑक्सीटोसिन या पायोटिन, हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग द लेबर, अगर लेबर के ड्यूरिंग आपने अगर किसी को ऑक्सीटोसिन दिया, अगर सफिशिएंट, अगर किसी मात्रा में किसी वुमेन की अगर नहीं होता है सफिशिएंट मात्रा में, या फिर तो हमें क्या करना होता है बच्चों? हमें बाहर से ऑक्सीटोसिन देना होता है। वो डॉक्टर की सलाह से हम क्या करते हैं? ऑक्सीटोसिन देते हैं। किसको? हमारी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको देते हैं। उसके लेबर के टाइम पे दिया जाता है। तो उसकी डिलीवरी का पर्पस क्या है? उसका पर्पस यहाँ पे पूछा गया है, द पर्पस ऑफ यूजिंग द ऑक्सीटोसिन। तो देखो, प्रिवेंट द प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा। प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, इसको कहते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा। अब्रप्शियो प्लेसेंटा क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा। कि ये प्रिवेंट करता है सेपरेशन को ना होने से। ये तो बात गलत है, ये तो सेपरेट करने की कोशिश करता है। कॉन्ट्रैक्शंस करेगा तो सेपरेट जरूर होगा। तो ये तो डिलीवरी कंडक्ट करवाने की बात कर रहा है, लेकिन प्रिवेंट नहीं करता है। आगे वर्सन में ये बात गलत हो गई है। अगर मैंने आपसे बात करूं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है? पढ़ेंगे फटाफट से ध्यान से। दूसरा जो आपका आंसर है वो क्या है? दूसरा जो आंसर है वो क्या है बच्चों? देखो कि increase the ability the nutrients and oxygen to cross the placenta blood barrier। ये उसकी एबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है कि भैया उसको न्यूट्रिशन ज्यादा मिले। जो प्लेसेंटा बैरियर है उसको न्यूट्रिशन ज्यादा मिले, ऑक्सीजन ज्यादा मिले। उसका पर्पस कोई नहीं है यहाँ पे, इस बात का भी कोई पर्पस नहीं है बहुत तगड़ा। कि प्रोवाइड द पेन रिलीफ, ये पेन रिलीव नहीं करता, ये तो पेन देने के काम आता है। पेन रिलीफ तो एनाल्जेसिक्स करती है, हमारी दवाइयां जो होती हैं वो पेन रिलीफ का काम करती हैं। तो फिर ऑक्सीटोसिन का काम तो नहीं है ये तो। ऑक्सीटोसिन का काम होता है पेन को देना। पेन जब बढ़ेगा तो डिलीवरी कंडक्ट होगी या नहीं होगी? ये सर बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे जो चौथा आंसर आपको दिया हुआ है वो इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देख लो। स्टिमुलेट द इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, की ये क्या करेगा बच्चों? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को इफेक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, और ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करता है। और जब कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं तो डिलीवरी क्या होती है? ट्रू लेबर पेन होता है, जिसको हम देते हैं ट्रू लेबर पेन। जो लेबर पेन होता है उसके बाद क्या होता है? डिलीवरी में या लेबर में प्रोसेस में स्टार्ट हो जाती है। फिर लेबर की प्रोसेस है बच्चों वो स्टार्ट हो जाती है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई ऑक्सीटोसिन के बारे में? अगर किसी को नहीं आई है तो मेरा फुल जो लेक्चर है वो अवेलेबल है, आपको वहां जाके देखना है। ओबीजी की क्लासेस में ओबीजी हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली है, कुछ दिनों के अंदर आपको पढ़ना है वहां से। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप एनी टाइम हमारे सपोर्ट नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, पूछ सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए।
12 नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अर्ली एमनियोसिंथेसिस इज डन इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। कि भैया एमनियोसिंथेसिस क्या करना है, कि एमनियोसिंथेसिस का मतलब हमें पता होना चाहिए सबसे पहले तो, इज डन विद द विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, कौन से पीरियड में करवाना है। सबसे पहली बात करी गई है अर्ली की, तो अर्ली ये मत समझ लेना कि यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करवा दें। अर्ली का मतलब ये नहीं है, एमनियोसिंथेसिस अगर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होगा तो कहाँ से करोगे। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एमनियोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है। एमनियोसिंथेसिस हम कब करते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनियोस की कंडीशन में। पॉली हाइड्रोमिनियोस की कंडीशन में हम करते हैं कि भैया इसका मतलब क्या है कि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर। एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो नॉर्मल से इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, 2 गुना 3 गुना आपको देखने को मिलता है। उस कंडीशन के अंदर हम एमनियोसिंथेसिस करते हैं। और एमनियोसिंथेसिस का मतलब होता है एस्पायरेट द एमनियोटिक फ्लूइड फ्रॉम एमनियोटिक कैविटी, कि भैया वहां से आपको फ्लूइड निकालना है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज। अगर किसी ने एमनियोटिक वाला फ्लूइड वाला मेरा लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज गो एंड वॉच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया हमने वहां से क्या निकाल लिया, फ्लूइड निकाल लिया है, और फ्लूइड निकाल के उसकी जो कंडीशन है उसको रिजॉल्व कर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया कि सर दो कंडीशंस होती हैं, एक होता है ओलिगोहाइड्रोमिनियोस, ओलिगोहाइड्रोमिनियोस होता है, और एक होता है पॉलीहाइड्रोमिनियोस। दो कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, एक होता है ओलिगोहाइड्रोमिनियोस, एक होता है पॉलीहाइड्रोमिनियोस। ओलिगो का मतलब होता है कि सर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाना, डिक्रीज हो जाना या कम हो जाना, ठीक है। नॉर्मल से कम हो जाना क्या कहलाता है, ओलिगोहाइड्रोमिनियोस कहलाता है। और इंक्रीज हो जाना एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या कहलाता है, पॉलीहाइड्रोमिनियोस कहलाता है। सर अगर कम हो जाता है तो हमें क्या करना है कि भैया हमें इंसर्ट द फ्लूइड, हमें क्या कर देना है, इंसर्ट कर देना है फ्लूइड को। और कौन सा फ्लूइड इंसर्ट करते हैं, कौन सा फ्लूइड इंसर्ट करते हैं कि भैया एनएस करते हैं। नॉर्मल जो सलाइन होता है उसको हमें क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है ओलिगोहाइड्रोमिनियोस के केसेस में। अगर पॉलीहाइड्रोमिनियोस देखने को मिल रहा है इसका मतलब ज्यादा है तो हमें निकाल लेना है, और हमें क्या कर देते हैं, एमनियोसिंथेसिस कर देते हैं, एमनियोसिंथेसिस कर देते हैं। और इसका मतलब होता है कि फ्लूइड को निकालना, इस कॉल्ड एमनियोसिंथेसिस। फ्लूइड को डालना क्या कहलाता है, इंसर्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है। मैंने आपको दो बातें यहाँ पे बताई है एमनियोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। तो हमें अगर डालना होता है तो हम क्या डालते हैं, कम है तो हमें क्या डालना होता है, एनएस डालना होता है। सिंपल सी भाषा है, किसी भी और फ्लूइड का हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना है ध्यान से कि अर्ली एमनियोसिंथेसिस कब कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन दोबारा बताता हूँ। चलिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बात करते हैं, चलिए। देखो मैंने आपको बताया था, शायद आपने मेरी लेक्चर नहीं लिया है। अगर आपने किसी ने लेक्चर लिया है तो उसको 100% ये बात पता होगी कि डे, या फिर हम कह सकते हैं कि 17 वीक पे, कि बच्चों 17 वीक्स पे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कितना होता है। तो आपको बताना है कि सर 50 ml होता है। कितना होता है, कितना होता है, 50 ml होता है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आपको बता देना है कि सर 17 वीक्स पे एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल लेवल होता है 50 ml। और प्लेसेंटा का वेट कितना होता है उसी टाइम पे, कि सर वेट ऑफ प्लेसेंटा भी 50 ग्राम होता है। कितना होता है, कि सर वेट ऑफ प्लेसेंटा भी कितना होता है, 50 ग्राम का होता है। ये दोनों बातें आपको बिल्कुल ही अपने टॉप पे लिख लेनी है, अपने कॉपी के टॉप पे लिख लेनी है, ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं आए। ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम्स के अंदर, डीएसएसपी और एसआईसी के अंदर खासकर सिंगल लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उनके लिए आप भी प्रिपेयर रहें, अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। आगे बात समझ में। चलिए तो ये बात आपको पता लग गई है। तो अगर ये तो नॉर्मल बात है, अगर ये एमनियोटिक फ्लूइड 50 ml से 500 ml हो जाए, 250 ml हो जाए, तो इसका मतलब कि 17 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है आपको कैसी देखने को मिलेगी, कि 30 वीक की प्रेगनेंसी है। उसका अगर आप फ्लूइड बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, उसकी जो यूट्राइन कैविटी का जो स्पेस है वो भी बढ़ेगा। अब जब बढ़ेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि 17 वीक्स की प्रेगनेंसी नहीं है, ये तो क्या है,
ये तो टर्म की बात कर रहे हैं या 30 वीक की हम बात कर रहे हैं। 30 वीक पे जो प्रेगनेंसी देखने को मिलती है जनरली, वैसी प्रेगनेंसी आपको देखने को मिल जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है, वहां से फ्लूइड को निकालना होता है। उस प्रोसीजर को कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। और कितने वीक पे करते हैं बच्चों? सबसे बेस्ट आंसर है 16 से 18 वीक पे हम कर देते हैं। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? कि सर नॉर्मल तो हमारा 50 ml होता है, 50 ml पे अगर 17 वीक पे देखने को मिलता है, और 17 वीक कहाँ आता है? 16 से 18 वीक के बीच में आता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो 16 से 18 वीक्स होने वाला है। तो यहाँ तक की बातों में किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ सकता है। बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। कि प्लेसेंटा प्रीविया के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होने वाले हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। देखो साइन एंड सिम्टम्स बहुत इजी हैं, आपको प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्टिव प्लेसेंटा के बारे में पढ़ना पड़ेगा पहले। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको लेक्चर नहीं लिया है शायद, तो मैं आपको 1-2 दिन में लेक्चर ले दूंगा। आपको वो देखना है, अच्छे से समझना है। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे देता हूँ। एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया और एक होता है, सबसे पहली बात होती है, एपीएच की बात करते हैं। एपीएच का मतलब समझते हो? एंटीपार्टम हेमरेज। और जब भी एंटीपार्टम होता है, एंटीपार्टम हेमरेज होता है, तो उसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, प्लस जिनमें से प्लेसेंटल कॉज होता है। जिसमें से क्या होता है? प्लेसेंटल कॉज होता है। प्लेसेंटल कॉज के मैं आपको एग्जांपल्स के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक तो प्लेसेंटल कॉज के अंदर क्या आता है? प्लेसेंटा प्रीविया आता है, और क्या आता है? अब्रप्शियो प्लेसेंटा आता है। क्या आता है? अब्रप्शियो प्लेसेंटा देखने को मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अब दोनों कंडीशंस के अंदर दोनों चीजें अलग अलग हैं। एपीएच का मतलब आपको पता है कि 28 वीक से लेके और डिलीवरी तक का पीरियड जो होता है, अगर उसके बीच में वेजाइनल ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। और अगर डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होती है तो उसको कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? पार्टम का मतलब हमने क्या बताया कि डिलीवरी वाले पीरियड को बताया। आगे बात समझ में? तीन कंडीशन होती है, एक होता है एपीएच, एक होता है आईपीएच, और एक होता है पीपीएच। ये सभी ने शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो प्लीज इसके बारे में लिख सकते हैं आप कि एपीएच का मतलब होता है कि 28 वीक से लेके 28 वीक से लेके डिलीवरी तक, टिल डिलीवरी। पर हम कह सकते हैं कि अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको कहते हैं एपीएच। अगर आपको क्या देखने को मिलता है, अगर डिलीवरी के लेबर के टाइम पे ड्यूरिंग लेबर अगर ब्लीडिंग देखने को मिलती है तो उसको कहते हैं इंट्रापार्टम हेमरेज। इंट्रा मतलब उसके अंदर देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर मैं आपसे पीपीएच की बात करूं तो आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है, आफ्टर डिलीवरी जो ब्लीडिंग आपको देखने को मिल रही है बच्चों, उसको कहते हैं पीपीएच। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है, समझ में आ गई है? बहुत इजी इजी बातें कर रहा हूं मैं आपसे, मैंने आपसे कोई टफ बातें यहाँ पे नहीं करी है। और यही सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बच्चों, इनको नहीं भूलना है, ना ही गलत करना है। आगे बात समझ में? ये सारी की सारी अपडेट चीजें हैं, इनको लिख लेना अपने टॉप पे। चलिए, तो हमने हमारे क्वेश्चन की बात कर रहे थे सर, हमने इन तीनों में से हमारे एपीएच होता है, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और कब देखने को मिलती है? 28 वीक से डिलीवरी तक के टाइम पीरियड के अंदर। आगे बात समझ में? तो प्लेसेंटा प्रीविया उनमें से एक कॉज होता है, उनमें से भी उनके कॉज होते हैं प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटीज। तो प्लेसेंटल अबनॉर्मलिटीज में से सबसे पहला होता है, एक तो होता है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि जनरली जो हमारा यूट्रस जो इम्प्लांटेशन होता है वो पोस्टीरियर और अपर पार्ट में होता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, कि जो हमारा इम्प्लांटेशन होता है वो नीचे की साइड हो जाता है। नीचे की साइड इन द सेंस कि इंटरनल ओस के जस्ट पास में देखने को मिलता है। जनरली हमारा यहाँ पे होता है, लेकिन कहाँ होता है इसके अंदर, कि सर ये प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होती है। आगे बात समझ में? तो इस कंडीशन के अंदर जनरली ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है महिला के अंदर, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। आगे बात समझ में? कि सर अगर अब्रप्टिव प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है? सर इसके अंदर तो लोअर साइड में इम्प्लांट हो गया, लेकिन अब्रप्टिव प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है कि अब्रप्टिव प्लेसेंटा के अंदर डजंट मैटर, कि आपको मैटर नहीं करता कि यूट्रस जो इम्प्लांटेशन है वो ऊपर हुआ है या नीचे हुआ है। इसके अंदर मैटर करता है कि अर्ली सेपरेशन हो जाता है। अर्ली सेपरेशन फ्रॉम द जो प्लेसेंटा होता है वो अर्ली सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन का मतलब समझते हो कि यहाँ से सपोज दैट कि 28 वीक पे या 29 वीक पे या 30 वीक पे आपका जो प्लेसेंटा है वो निकल के नीचे आ जाए, और निकलेगा तो ब्लीडिंग देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? सिंपल सी बात है, अगर ये प्लेसेंटा अगर आपको नीचे देखने को मिलता है, अगर ये आपको सेपरेट होके वहां से छुटकारा पाके नीचे आता है, तो
यहाँ पे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ जाती हैं, ब्लीडिंग जो है वो बढ़ जाती है। आगे बात समझ में, इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे, आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन करना है कि प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर कैसा आपको क्या इंक्लूड देखने को मिलता है। सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पे पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। कैसी होती है भैया, कि यहाँ पे पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग होती है। पेनलेस का मतलब समझते हो, यहाँ पे जो ब्लीडिंग होगी आपको पता नहीं लगेगा, मुझे पेन नहीं होगा, कोई रीजन नहीं होगा उस चीज का, कोई भी रीजन नहीं होगा, वो ऑटोमेटिक ब्लीडिंग चालू हो जाती है, उसको कहते हैं पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। और कैसी ब्लीडिंग होती है, रीअकरेंट होती है, कंटिन्यू ब्लीडिंग नहीं होती है, रिकरेंट ब्लीडिंग होती है। और कैसा होता है, फ्रेश ब्लीड आपको देखने को मिलता है। तो देखो, शार्प एब्डोमिनल पेन, कि भैया मैंने अभी अभी आपको बताया कि पेनलेस होती है। पेनलेस का मतलब समझते हो, उसमें पेन नहीं होता है। तो ये तो एब्डोमिनल पेन की बात तो गलत हो गई। तो इंक्रीज द बैक पेन, तो भैया पेन तो होता ही नहीं है, पेन की फिर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पेन नहीं होगा कि सर यहाँ पे पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। बहुत बढ़िया आंसर है। तीसरा जो आंसर है बच्चों, वो एकदम करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन कह रहा है कि अर्ली रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, की रप्चर जहां पे हो गई, कि मेम्ब्रेन रप्चर हो गई है, कि भैया अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहाँ देखने को मिलती है प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था पॉलीहाइड्रोमिनियस की कंडीशन में देखने को मिलती हैं, ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलती हैं। और इनके अंदर क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हैवी हो जाता है हमारा जो मेम्ब्रेन है, वो हैवी हो जाती है। और हैवी होने के बाद क्या करते हैं, जो हमारा जो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल, अगर 2 बच्चे होंगे तो 2 बच्चों का प्रेशर पड़ेगा, 1 बच्चा होगा तो 1 का प्रेशर पड़ेगा, एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर पड़ेगा। तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि अर्ली रप्चर हो जाते हैं क्या, हमारी मेम्ब्रेन्स। क्या मेरी बात आपको पहुँच गई, समझ में आ गई? तो यहाँ पे भी इस बात का कोई लेना-देना नहीं है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है? तो हमने यहाँ पे आंसर कर दिया है। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का, कि इन केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी आइडेंटिकल ट्विन अकर्स व्हेन। यहाँ पे क्वेश्चन ट्विन प्रेगनेंसी का आ गया, ट्विन प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे तो यहाँ पे ट्विन प्रेगनेंसी क्वेश्चन आ गया है। आइडेंटिकल ट्विंस अकर व्हेन, कि कब आपको एक जैसे पुत्र देखने को मिलते हैं, एक जैसी जो संतानें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। कहते हैं ना कि दोनों जो बच्चे जुड़वा हुए थे, दोनों की शक्ल सेम थी या नहीं? तो दोनों बच्चों के अंदर जुड़वा होने का कारण क्या है, और शक्ल सेम होने का कारण क्या है? तो बताएंगे क्वेश्चन फटाफट से। यहाँ पे थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड आपको लगाना पड़ेगा, आपको अंदर क्वेश्चन आ जाएगा। देखो, इन नॉर्मल, मैं नॉर्मल की बात करता हूँ पहले आपसे। इन नॉर्मल हमारा क्या होता है बच्चों, मेल्स का तो स्पर्म होता है, स्पर्म जाता है किसके पास जाता है, कि भैया स्पर्म और ओवम जो होते हैं मिलके क्या बनाते हैं, ये क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। ऐसे नीचे लिखेंगे कि ये क्या करते हैं, फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, और जाइगोट बनाने का काम करते हैं। और जाइगोट कैसी होती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। सिंगल सेल स्ट्रक्चर क्या करती है, कि दो के अंदर डिवाइड होती है। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनने की दो के अंदर डिवाइड होती है। दो का कैसा होता है बच्चों, दो ऐसे होती हैं। और दो कैसी होती हैं, ये डबल लेयर स्ट्रक्चर हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं डबल सेल स्ट्रक्चर होते हैं, इसको कहते हैं ब्लास्टोमियर। अगर किसी को प्रोसेस पता नहीं है तो प्लीज मेरी फुल वीडियो देखे जाके, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रही है बात? मैंने आपको बताया कि भैया स्पर्म होता है, ओवम होता है, स्पर्म और ओवम मिलके जाइगोट बनाते हैं। यहाँ तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए बस। उसके बाद जो है वो फर्दर स्टेजेस जो होती हैं, बहुत सारी स्टेजेस है, कि उसके बाद ब्लास्टोमियर बनता है। ब्लास्टोमियर से डबल सेल स्ट्रक्चर होती है, डबल से 4 होती हैं, 4 से 8 होती हैं, 8 से 16 होती हैं, 16 स्ट्रक्चर सेल को हम मोरूला कहते हैं, है ना? मोरूला फिर कहाँ करता है, हमारी यूट्राइन कैविटी के अंदर इंटर करता है। तो बहुत सारी डिटेल में है, तो पूरी क्लास आप ले सकते हो वहां जाके। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको यही समझना है कि नॉर्मल बात में हम क्या करते हैं। नॉर्मल बात में हमने क्या कहा, कि बच्चों हमने कहा कि स्पर्म और ओवम मिलके क्या बनाते हैं, एक स्पर्म एक ओवम मिलके क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक जाइगोट बनाते हैं। इसका मतलब कि एक बच्चा हुआ। कि सर इन ट्विन प्रेगनेंसी, इन ट्विन प्रेगनेंसी, और वो भी आइडेंटिकल ट्विन। आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब समझते हो कि एक ही आइडेंटिटी के दो बच्चे हो जाना, एक ही शकल सेम सब, उसके दो हो जाएंगे, नाक नक्शा सबका सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, कि यहाँ पे भी क्या देखने को मिलेगा, कि सर एक स्पर्म आता है और एक क्या होता है, ओवम होता है।
एक ही स्पर्म होता है, एक ओवम होता है, लेकिन ये क्या करते हैं फर्टिलाइज़ होके कि सर 2 ज़ाइगोट में बन जाते हैं। कैसे हो जाते हैं कि सर 2 ज़ाइगोट में इसकी जो सेल होती है वो बिखर जाती है और 2 ज़ाइगोट बन जाते हैं तो उसके जो बच्चे होते हैं वो सेम देखने को मिलते हैं। इसके जो बच्चे होंगे, बच्चों को कैसे देखने को मिलेंगे? सेम देखने को मिलेंगे। क्या मेरी बात आप तक पहुँच गई है, समझ में आ गई? सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ घबराने वाली वो की बात नहीं है। एक स्पर्म होगा, एक ओवम होगा। एक ही स्पर्म होगा, एक ही ओवम होगा और दोनों मिलके एक ज़ाइगोट बनाते हैं, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। एक ज़ाइगोट बनता है। अगर वो 2 ज़ाइगोट बन जाएँ, एक ही स्पर्म से और एक ही ओवम से, तो उसको कहते हैं 2 बच्चे या फिर हम कह सकते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे हमें सिंगल स्ट्रक्चर का हमें क्या ढूँढना है कि भैया सिंगल स्पर्म होगा और सिंगल और ओवम होगा। आगे बात समझ में? तो भैया 2 स्पर्म की बात कर रहा है, गलत बात है। 2 स्पर्म हमें नहीं चाहिए कि 1 स्पर्म आ गया, 1 स्पर्म इट्स लाइक द 2 ओवम की बात यहाँ पे नहीं कर रही है। हमने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करी है बच्चों सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज़ द ओवम एंड सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज़ द सिंगल ओवम। यहाँ पे लिख देना सिंगल ओवम या फिर सिंगल नहीं है तो सभी चलेगा। कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ओवम के अंदर कोई सिंगल डबल की बात नहीं करी गई तो इसका मतलब सिंगल है। एंड ज़ाइगोट डिवाइड इंटू 2 ये खास बात है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में कि एक ओवम मिलकर एक एक ओवम और एक क्या मिलता है स्पर्म मिलता है उसके बाद 2 बच्चे बनाते हैं। तो इन द सेंस कि ज़ाइगोट में 2 में तब्दील हो जाते हैं उसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स। क्या आपको मेरी बात तक ये बातें समझ में आ गई हैं प्यारे बच्चों? अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि हमें और आपको दोनों को अच्छा कंटेंट मिले और मोटिवेशन मिलता रहे। अगर किसी को कोई समस्या है तो प्लीज़ हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको नंबर्स दिए हुए हैं, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जॉइन हो सकते हो। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह अपने ड्रीम जॉब की तरफ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।